नमस्कार दोस्तों। कैसे रशिया की एक चाल ने यूक्रेन के ऊपर अटैक करने का मौका दे दिया? क्या इस लड़ाई के लिए वास्तव में रशिया नहीं कुछ और देश ही जिम्मेदार हैं? क्या इस लड़ाई का असली फायदा चाइना को होने वाला है? यूक्रेन से कहां पर गलती हुई है और रशिया कहां पर गलती कर रहा है, ये सारी डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। रशिया ने कई महीनों की घेराबंदी के बाद यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया है। यूक्रेन की राजधानी और दूसरे बड़े शहरों पर मिसाइल से अटैक किया जा रहा है। यूक्रेन के मिलिट्री बेसिस डिस्ट्रॉय किए जा रहे हैं। एयर बेसिस भी बेकार कर दिए गए हैं। लगभग पूरे यूक्रेन पर एक तरह से रशिया का कब्जा हो चुका है। लाखों की संख्या में यूक्रेनियन लोगों को दूसरे देशों में शरण लेनी पड़ रही है। अमेरिका समेत तमाम यूरोपियन देश लगातार रशिया को धमकी दे रहे थे कि वह यूक्रेन पर अटैक ना करे, लेकिन रशिया ने ऐसी चाल चली कि उसने यूक्रेन पर अटैक कर भी दिया और कोई कुछ कर भी नहीं पाया। रशिया ने यूक्रेन के दो बड़े इलाकों डोनेस्क और लुहांस्क को यूक्रेन का हिस्सा ना मानते हुए उन्हें अलग देश का दर्जा दे दिया। इन इलाकों पर रशिया के समर्थक विद्रोहियों का ही कब्जा था। अब रशिया की आर्मी इन नए मित्र देशों में घुस गई है, यानी 2 दिन पहले तक जो यूक्रेन था अब वो रशिया के कंट्रोल वाला इलाका हो चुका है। रशिया से आमने सामने की लड़ाई का जोखिम कोई नहीं लेना चाहता है, इसलिए रशिया के ऊपर काफी सारे इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए गए हैं। इसमें स्विफ्ट सिस्टम से रशिया को हटाना शामिल है ताकि रशिया डॉलर्स में दूसरे देशों से व्यापार ना कर सके। यूरोपियन देश भी अमेरिका का साथ देते हुए रशिया पर सैंक्शंस लगाने की बात कर रहे हैं, लेकिन उन्हें भी पता है कि अगर रशिया की तरफ से होने वाली नेचुरल गैस की सप्लाई रोक दी गई तो लगभग पूरा यूरोप बर्फ में जम जाएगा। चाइना भी खुलकर रशिया का साथ दे रहा है। रशिया चाइना का रूट लेकर दुनिया से ट्रेड कर सकता है, यानी रशिया पर अमेरिकी सैंक्शंस का कोई असर नहीं पड़ेगा। रशिया ने कुछ वर्ष पहले क्राइमिया को भी इसी तरीके से अपने देश में मिला लिया था। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि रशिया के साथ हो रही इस लड़ाई के लिए यूक्रेन ने कहां-कहां गलती की है। रशिया पिछले कई महीनों से लगातार यूक्रेन के बॉर्डर के नजदीक सैनिकों, टैंकों, होवित्जर आदि का जमावड़ा बढ़ा रहा था, लेकिन यूक्रेन ने इसे देखते हुए अपनी तरफ से कोई तैयारी नहीं की। रशिया ने यूक्रेन को बेलारूस और क्राइमिया की तरफ से भी घेर लिया था। तब भी यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ने हालात की गंभीरता को देखते हुए रशिया के साथ बातचीत करना जरूरी नहीं समझा, बल्कि उनकी तरफ से एक तरह की नासमझी की गई। जब उन्हें पता लग चुका था कि रशिया के खिलाफ नेटो ग्रुप, अमेरिका और यूरोपियन देशों की तरफ से कोई भी लड़ने नहीं आ रहा है, उनके फाइटर जेट्स रशिया से बचाने के लिए यूक्रेन में नहीं भेजे जा रहे हैं, ना ही अमेरिका अपने थर्ड वे पैट्रियोट एयर डिफेंस सिस्टम को यूक्रेन में लगा रहा है, ना ही टैंक या अच्छी मिसाइल्स उन्हें दे रहा है, तो ये सब देखने के बाद यूक्रेन के प्रेसिडेंट को समझना चाहिए था कि अमेरिका उन्हें सिर्फ एक मोहरा बनाकर रशिया से खेलना चाहता है। यूक्रेन के पास एयरफोर्स के नाम पर सोवियत यूनियन के समय यूक्रेन में ही छूट गए MiG-29 और Su-27 जेट्स हैं। उन्हें समझना चाहिए था कि उन्हें रशिया का दुश्मन बनाकर अकेला छोड़ दिया जाएगा। इन्हीं पश्चिमी देशों की सपोर्ट को सच मानकर यूक्रेन ने क्रीमिया की तरफ जाने वाले पानी को रोकना शुरू कर दिया था, जिससे रशिया और ज्यादा चिढ़ गया था। लेकिन दोस्तों, हमें यूक्रेन को गलत नहीं समझना चाहिए। एक अलग देश के तौर पर यह यूक्रेन के लोगों की मर्जी पर निर्भर है कि वो रशिया के दोस्त बने या अमेरिका के। इससे किसी को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। अगर यूक्रेन का बॉर्डर रशिया से नहीं मिला हुआ होता तो उन्हें मजबूरी में यह सब नहीं झेलना पड़ता। दोस्तों, अब बात करते हैं कि रशिया ने कहां-कहां गलती की है या उनकी कितनी गलती है। रशिया के प्रेसिडेंट का कहना है कि उनके पास कोई ऑप्शन बचा ही नहीं था सिवाय यूक्रेन के ऊपर अटैक करने के। रशिया एक लंबे समय से यूक्रेन के साथ साथ यूरोपियन यूनियन, नेटो ग्रुप, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन और अमेरिका को यह समझाने की कोशिश कर रहा था कि अगर नेटो ग्रुप चालाकी दिखाएगा और यूक्रेन तक अपनी पहुंच बनाने की कोशिश करेगा तो मजबूरन रशिया को अटैक करना ही पड़ेगा। रशिया और नेटो ग्रुप के बीच एग्रीमेंट था कि नेटो ग्रुप पूर्व की तरफ यानी कि रशिया की तरफ के देशों को अपने ग्रुप में शामिल करके रशिया की तरफ पहुंच बनाने की कोशिश नहीं करेगा।
लेकिन नेटो ग्रुप ने चालाकी दिखाई और सोवियत यूनियन से अलग हुए लगभग 10 देशों को साथ मिला लिया और रशिया के बॉर्डर तक अपनी पहुंच बना ही ली। यूक्रेन आखिरी देश था जिसके बाद नेटो देशों की सेनाएं मिसाइल्स, फाइटर जेट्स और ट्रैकिंग रडार को बिल्कुल रशिया के बॉर्डर के नजदीक तैनात कर सकती थी। सोवियत यूनियन से अलग हुए इन्हीं देशों में पहले अमेरिका और नेटो ग्रुप के देशों की तरफ से आ रही मिसाइल्स और फाइटर जेट्स को ट्रैक करने के लिए अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम लगे हुए थे और इन्हें रोकने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम भी मौजूद थे। लेकिन इन देशों के सोवियत यूनियन से अलग होने से रशिया का फ्रंट लाइन डिफेंस समाप्त हो गया था। इसीलिए नेटो देशों की सेनाओं को दूर रखने के लिए रशिया के लिहाज से यूक्रेन आखिरी बफर स्टेट था। इसे भी अमेरिकी कैंप में जाने देने का मतलब यह होता कि अमेरिका फिर से रशिया के टुकड़े करवाने के लिए नई स्ट्रेटेजी बना सकता था, जैसे पहले अमेरिका ने सोवियत यूनियन के टुकड़े करवाने के लिए किया था। यानी साफ तौर पर कहा जा सकता है कि यूक्रेन को मोहरा बनाकर अमेरिका, नेटो ग्रुप और यूरोपियन यूनियन ही रशिया के खिलाफ असली खेल खेल रहे थे। अब सवाल उठता है कि अमेरिका और नेटो ग्रुप यूक्रेन में रशिया से लड़ने के लिए क्यों नहीं आ रहे हैं? देखिए, अमेरिका का इतिहास रहा है कि वह उन्हीं देशों पर अटैक करता है जहां उसे जीतने की पूरी उम्मीद होती है। अमेरिका ने इराक को इसी तरह से अटैक करके बर्बाद कर दिया था। ईरान समेत कई देशों में सत्ता परिवर्तन करवाए। अफगानिस्तान की क्या हालत करवा दी है ये सभी के सामने है। लेकिन यूक्रेन में अमेरिका का सामना रशिया से था, जो खुद एक वर्ल्ड पावर है और जिसके पास इतने परमाणु हथियार हैं कि इनसे पूरी दुनिया को कई बार समाप्त किया जा सकता है। यानी अगर अमेरिका रशिया से टकराता तो भले ही जीत किसी की भी हो, लेकिन इतना जरूर तय है कि अमेरिका को भी इतनी बर्बादी झेलनी पड़ती कि इससे उभरने में 30 से 40 वर्ष लग जाते। अमेरिका को यह भी अच्छे से मालूम है कि इस बार चाइना रशिया को पैसे की कमी नहीं होने देगा और लड़ाई को लंबा खींचकर भी रशिया को नहीं दबाया जा सकेगा। साथ ही अमेरिका को यह भी मालूम है कि जैसे ही अमेरिका लड़ाई के लिए यूक्रेन में घुसेगा, उसी समय चीन मौका देखकर ताइवान पर अटैक कर देगा। यानी अमेरिका को यूक्रेन के साथ साथ ताइवान में भी लड़ना पड़ेगा। मतलब दो फ्रंट की लड़ाई जिसमें अमेरिकी ताकत बढ़ जाने से उसकी हार तय हो जाएगी। इसीलिए अमेरिका सिर्फ इकोनॉमिक सैंक्शंस का बहाना बनाकर यूक्रेन में जाने से बच रहा है, जबकि इसी अमेरिका के दिलाए भरोसे के कारण यूक्रेन रशिया से टक्कर ले बैठा है। दोस्तों, यूक्रेन में जो कुछ हो रहा है उससे चाइना को जबरदस्त फायदा मिल रहा है। एक तो ताइवान से दुनिया का ध्यान हटने से चाइना वहां पर अपनी स्ट्रेटेजी को बेहतर कर सकता है। इस लड़ाई में जरूरत के काफी सारे प्रोडक्ट्स की बहुत कमी होगी, जिसे चाइना ही पूरा कर सकता है। यानी पैसों के हिसाब से भी चाइना को ही फायदा होगा। तीसरा फायदा जो चाइना लेगा वो है इस बदलते हालात में अपने आप को अमेरिका से बेहतर प्रोजेक्ट करना। यानी अब कहीं ज्यादा देश चाइना को नंबर 1 सुपर पावर की तरह देखने लगेंगे। पहले अफगानिस्तान में और अब यूक्रेन में अमेरिकी मिलिट्री ताकत की पोल खुल चुकी है। दोस्तों, सवाल पूछा जा रहा है कि यूक्रेन इशू का भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा और भारत यूक्रेन को सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा है। देखिए, यूक्रेन ने कभी भी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन या किसी दूसरे फोरम पर कभी भी भारत का साथ नहीं दिया है, बल्कि भारत के खिलाफ ही हमेशा वोटिंग की है। यूक्रेन ने पाकिस्तान के नैरेटिव को सपोर्ट किया और भारत के ऐतराज के बाद भी कई तरह के मिलिट्री के उपकरण और हथियार पाकिस्तान को दिए हैं। लेकिन जो भी हो, यूक्रेन में हो रही तबाही को देखते हुए भारत को भी डिप्लोमेसी के माध्यम से इस लड़ाई को रुकवाने की हर कोशिश करनी चाहिए। साथ ही हमें रशिया को भी भरोसे में लेकर चलना होगा। रशिया ने हमेशा हमारा साथ दिया है। 1971 में रशिया साथ ना देता तो अमेरिका पाकिस्तान की सहायता के लिए भारत पर अटैक भी कर सकता था। दोस्तों, कुल मिलाकर यह अमेरिका और रशिया के रूप में दो महाशक्तियों का झगड़ा था जिसमें यूक्रेन पिस रहा है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।